हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। इससे पहले की वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर 5 मेथड्स थे जिसके थ्रू हम पूरी पॉपुलेशन में से, पूरे यूनिवर्स में से हमारे जो सैम्पल्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड इसमें क्या कहता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। थर्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। फोर्थ इज मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। फिफ्थ क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इनको हमने डिटेल में इससे पिछली वीडियो पे डिस्कस किया था। ये वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वो सैम्पलिंग मेथड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी पॉपुलेशन होता है उसमें से सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हैं। और जो सैम्पल्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो एक चांस पे डिपेंड होता है कि बाई चांस कोई भी जो सैम्पल है वो सेलेक्ट हो सकता है। तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि किसी भी सैंपल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, कि हर एक जो हमारी यूनिट है, हमारे पॉपुलेशन की जो हर एक यूनिट है उसके पास पूरा इक्वल चांस है कि वो भी सेलेक्ट हो सकती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे सैंपल हैं, हम एक को सिलेक्ट करते हैं, दूसरे को नहीं करते। तो ये क्या है कि एक को करते हैं, दूसरे को नहीं करते, लेकिन जो नहीं हुआ है उसके पास भी पूरा चांस था कि वो भी सेलेक्ट हो सकता था। तो यहाँ पर पूरा चांस होता है हर एक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के पास कि ये सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जिसमें हम 5 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड पे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इसी से उल्टा, कि जो हमारे चांस पे डिपेंड नहीं करती। जो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, उसकी जजमेंट पे, उसकी सोच पे कि वो किस जो सैंपल है उसको सेलेक्ट करता है फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इसके अंदर 4 टाइप्स आते हैं, इसको 4 तरह से क्लासीफाई किया गया। द फर्स्ट इज द जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है? जिसमें जजमेंट, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टिगेटर हर एक जो जितने भी मतलब सैंपल्स हैं उसको सेलेक्ट करता है पॉपुलेशन में से। सेकेंड कोटा सैम्पलिंग, कोटा फिक्स किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग सैम्पलिंग की जाती है। नेक्स्ट कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होता है कि उसकी सुविधा के अकॉर्डिंग उसे जो ईजिली कलेक्ट हो जाए वो कलेक्ट कर लेगा एज अ सैम्पल। उसके बाद क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग क्या होता है कि जहां पर हमें क्या करना होता है, पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट, ऐसे कह सकते हैं कि 90% ऑफ द पार्ट क्या है, हमें सेलेक्ट कर लेना है एज अ सैम्पल। यहाँ पर क्या होगा? रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो आज हम इन सबको डीप में स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी सैंपल्स होते हैं जिनको हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द होल पॉपुलेशन, होल यूनिवर्स, तो उसे किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है? उसका बेस सबसे फर्स्ट ये होता है कि ये होगा इन्वेस्टिगेटर के खुद के कन्वीनियंस पे, उसकी खुद की जजमेंट पे, कि जो चीज इन्वेस्टिगेटर को अच्छी लग रही होगी वो उसे एज अ सैंपल अपने पास सेलेक्ट कर लेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, पूरा कंक्लूजन को ड्रॉन करेगा। तो यहीं पर कहते हैं कि जब इन्वेस्टिगेटर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी उसे अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग और अपनी कन्वीनियंस जो उसे ईजिली अवेलेबल हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी एक इन्वेस्टिगेटर जब सैंपल सेलेक्ट करता है फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो उसे हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। और यही हमारे इसके पार्ट भी हैं, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट देखो क्या कहता है? सिलेक्टिंग ऑफ अ सैंपल इज मेड अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। सेम की इन्वेस्टर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ वो क्या देखता है कि जो भी सैंपल वो सेलेक्ट कर रहा है, जैसे ये कोई भी सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहा है, तो ये सैंपल क्यों सेलेक्ट कर रहा है, वो सबसे फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव देखेगा, उसका सबसे फर्स्ट वो पर्पस देखेगा कि उसने ये सैंपल क्यों सेलेक्ट करना है। जब उसे ये पता चल जाएगा, जब उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा कि उसे क्यों चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग सैंपल को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब भी हम सैंपल्स को ड्रॉन करते हैं फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर यही चीज कहना चाहेगा कि सैंपल क्या कहते हैं, सैंपल सेलेक्टेड होते हैं इज मेड अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। देखो इसमें फर्स्ट जो पार्ट आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, फर्स्ट क्या कहता है? जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या कहता है कि जजमेंट, मैंने आपको पहले बताया कि उसकी खुद की जजमेंट कैसी है, वो किस तरीके से सोचता है, उस अकॉर्डिंग हम जब करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं? पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव मतलब मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हर एक काम को किया जाता है, अब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही सैंपल्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो जब पर्पस के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल को सेलेक्ट किया जाएगा, तो पर्पस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग इसे बोला जाता है।
तो जजमेंट सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ उसे ज़्यादा टिपिकल लगेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, ज़्यादा उसके लिए फेवरेबल लगेगी, उसे अच्छी लगेगी, जो चीज़, जो सैंपल है, जो यूनिट उसे अच्छी लगेगी, उसे एज अ सैंपल वो क्या करेगा, उठा लेगा और उसी पर स्टडी करेगा। ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी वो सेलेक्ट करेगा, जो भी एज अ सैंपल वो सेलेक्ट करेगा, वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए टू द होल डाटा, होल जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसे रिप्रेजेंट जरूर करे। अदरवाइज हमारी जो जजमेंट सैम्पलिंग होगी वो इसकी डीमेरिट कहलाएगी कि जजमेंट सैम्पलिंग अच्छे तरीके से नहीं की गई। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे। 100 स्टूडेंट्स में क्या किया, एक इन्वेस्टिगेटर को लगाया गया, आप ये चेक करो कि एक स्टूडेंट की जो भी हैबिट्स हैं, स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, वो कितना खर्च करता है, कितना नहीं करता है, तो वो चेक करो। तो उसने क्या किया, 20 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए और 20 स्टूडेंट्स पे क्या है, एक कंक्लूजन ड्रॉन किया। और वो जो कंक्लूजन निकला, उसने ये कहा कि ये कंक्लूजन टोटली 100 स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पर जो सैम्पलिंग होती है वो जो की गई है वो अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर की गई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उसने क्या किया, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग जब भी सैंपल्स को लिया 20 स्टूडेंट्स, उसने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग लिया कि हाँ ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं ये मेरे पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जजमेंट सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट देखो इसकी मेरिट्स क्या है जजमेंट सैम्पलिंग की। मेरिट में सबसे फर्स्ट कहता है कि इट इज़ ईजी मेथड। सबसे फर्स्ट चीज़ ईजी मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या करना है, एक पर्सन को अपने अकॉर्डिंग जो उसे अच्छी चीज़ लगे उसे क्या है सेलेक्ट कर लेना है एज अ सैम्पल। फिर क्या कहते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव इसमें नहीं है। जैसे कि टाइम, मनी एंड कॉस्ट, हम एक्सपेंसिव एंड इकोनॉमिकली में यही चीज़ लेते हैं कि सस्ता है या महंगा है, तो किन टर्म्स में है, या तो मनी ज़्यादा वेस्ट होती है या टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, टाइम, मनी एंड द लास्ट इज एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स मतलब कि मैन पावर कितनी लगी है, उस इंसान को मेहनत कितनी लगी है उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर तो मेहनत लगी नहीं, बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। टाइम भी इतना नहीं लगेगा, वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी 20 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट कर सकता है। मनी भी उसकी इसमें नहीं लगी है, एफर्ट्स भी बहुत कम लगे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इतना खर्चीला मेथड ये नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये वहाँ पर सुटेबल है मेथड जहाँ पर होमोजीनियस यूनिट्स हों इन द पॉपुलेशन में, जब होमोजीनियस यूनिट्स हों। अब क्वेश्चन आता है होमोजीनियस यूनिट्स क्या होती हैं। होमोजीनियस मतलब कि जिनका नेचर जो होता है वो सेम होता है। जब हमारे पॉपुलेशन में सेम नेचर की चीज़ें होंगी, सेम नेचर के यूनिट्स होंगे, तब हम क्या करेंगे, हम जजमेंट सैम्पलिंग को अपनाएंगे, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो जो रह जाए। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो हमें सभी को लेना ज़रूरी है, तो उसमें जजमेंट सैम्पलिंग इतनी अच्छे काम नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर पॉपुलेशन का नेचर सेम होगा वहाँ पर जजमेंट सैम्पल सुटेबल है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि ग्रेटर चांस ऑफ पर्सनल बायस, दैट इज द डीमेरिट ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग। क्या कहता है कि ग्रेटर चांस ऑफ पर्सनल बायसनेस। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक पर्सन अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा था। हमने कहा कि 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो उसने क्या किया, 20 उन बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पूरे डाटा को। या फिर उसने क्या किया, अपने फेवरेट 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम अपने डेली लाइफ के, जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो टीचर है ना, ये हमेशा इस स्टूडेंट को प्रेफर करता है। कोई भी काम होगा तो स्टूडेंट को कहेगा। असेसमेंट के टाइम पे स्टूडेंट की ज़्यादा लगती है, हम कहते हैं ना कि ये जो टीचर है इसको ज़्यादा फेवर करता है, हमारे साथ पक्षपात होता है, ये होता है वो होता है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि हमारी जो 20 स्टूडेंट्स हैं उसने अपने अकॉर्डिंग कर लिया, जो स्टूडेंट्स उसको अच्छे लगे। उसने ये नहीं देखा कि कौन सी चीज़ें उसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, पूरे यूनिवर्स को जो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है, सेलेक्ट तो उसे वो करना चाहिए था, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर चांस होता है ऑफ पर्सनल बायस, नॉट वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल। जब देखो यहाँ पर पर्सनल बायस आ ही गई है, जब क्या कह रहे हैं कि पक्षपात होता है किसी भी काम को करने में, सैंपल को सेलेक्ट करने में पक्षपात हो रहा है, पर्सनल बायस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ फिर यही आ जाती है कि जो हमारा मेथड है ये एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल बायस से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, कोटा वर्ड सुना होगा। कोटा क्या कहते हैं कि हम कुछ जो अमाउंट है फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लेसेस होते हैं उसमें भी हम बोलते हैं कि कोटा है। जैसे हम कुछ एग्जाम्स लें तो उसमें कहते हैं ना कि एससी वालों का इतना कोटा है, बीसी वालों का इतना कोटा है, जनरल वालों का इतना कोटा है। तो उस अकॉर्डिंग कहते हैं कि यहाँ पर कोटा बना दिया जाता है। अब इन्होंने कोटा क्या किया, इन्होंने ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, तो जब ग्रुप्स बनाते हैं तो ग्रुप्स को हमने जब पिछली वीडियो किया था तो उसमें हमने क्या कहा था, जब भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटास।
ठीक है। स्ट्रेटास कहाँ आए थे? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आए थे। थोड़ा पिछली वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या थी। तो यहाँ पर क्या किया गया, अकॉर्डिंग टू दिस कुछ कोटा बनाया जाता है कि इतनी जो सीट्स हैं इनको दी जाएंगी एससी वालों को, इतनी बीसी वालों को, इतनी जनरल को। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ स्ट्रेटास बनाए जाते हैं जिसे हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ आएगी आगे। देखो क्या कहता है, इन्वेस्टिगेटर आर असाइन टू डेफिनेट कोटा अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें कुछ जो कोटा होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं, डिफाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसे क्या है, इन्वेस्टिगेटर को असाइन कर दिया जाता है कि इतना कोटा इस क्राइटेरिया के लिए, इस क्राइटेरिया के लिए है। ठीक है, देयर आर इंस्ट्रक्शंस टू फिल कोटा विद रिक्वायर्ड नंबर्स। अब हमने पहले कहा कि हमें क्या, इस अकॉर्डिंग हमने कहा ना कि कुछ एससी में फिल करने हैं, कुछ बीसी में फिल करने हैं, कुछ जनरल में फिल करने हैं। तो उस अकॉर्डिंग कहते हैं कि अब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इन्वेस्टिगेटर को कि आपने क्या करना है, इस कोटा, जो भी कोटा है उसे फिल करना है विद द रिक्वायर्ड नंबर, की इतनी सीट्स तो इन लोगों की है, इतनी इन लोगों की, इतनी इन लोगों की, एंड अदर्स की इतनी है। तो उस अकॉर्डिंग क्या है, फिल करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जो कोटा सैम्पलिंग होता है वो मिक्सचर होता है दो चीज़ों का। दो सैम्पलिंग मेथड जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं तो उनका मिक्सचर होता है। द फर्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड किया था। उसमें सेकंड मेथड था हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये प्लस इसमें दो कोटा सैम्पलिंग, दो सैम्पलिंग मेथड का मिक्सचर है। द फर्स्ट इज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड द सेकंड इज जजमेंट सैम्पलिंग। अब जजमेंट सैम्पलिंग क्या है, जो हमने अभी इससे पहले किया, ये जजमेंट सैम्पलिंग थी फर्स्ट। तो इन दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर अब देखो किस तरीके से, हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, कोटे के अकॉर्डिंग हमने कुछ ग्रुप्स बनाए। अब ये ग्रुप्स बना दिए, दैट मीन्स हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर दी। अब फिर क्या कहते हैं, इसी ग्रुप्स में से हमने जजमेंट के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करनी है। किसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमारे इन्वेस्टिगेटर है वो जजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को इसमें से बाहर निकालेगा, कुछ लोगों को इसमें से, एंड कुछ लोगों को इसमें से, और ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे होंगे सैंपल्स। ठीक है, तो यही बोला जाता है, सबसे फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को अपनाया जाता है, उसके बाद जजमेंट सैम्पलिंग को अपनाया जाता है, और जब ये दोनों प्रोसेसेस हो जाती हैं तब हम इसे बोलते हैं कि ये कोटा सैम्पलिंग है। ठीक है, बट यहाँ पर एक सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोटा फिक्स किया जाता है और उसी कोटे को फिल किया जाता है विद द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखो मेरिट्स क्या है कोटा सैम्पलिंग की। कोटा सैम्पलिंग की फर्स्ट जो मेरिट है वो है रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो मेथड्स को प्लस किया गया है। अगर एक मेथड में कुछ ना कुछ कमी है तो दूसरा मेथड उसको पूरा कर देगा, अगर इसमें कुछ कमी है तो ये मेथड इसकी कमी को पूरा कर देगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये रिलायबल है एंड एक्यूरेट है। अगर कोई भी आइटम जो होती है वो छूट जाती है तो वो क्या होती है, इस चीज़ से इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से किसी ना किसी मेथड में जरूर वो चीज़ आ जाएगी। चांस ऑफ इंक्लूड इन ऑल इंपॉर्टेंट आइटम, जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं उसका चांस होता है कि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू स्टेटस बनाए हैं। जब भी हम स्टेटस बनाते हैं उसमें से सैंपल लेते हैं तो तीनों में से कुछ ना कुछ सैंपल तो निकलेगा, तो इसलिए सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टैटिकल इंक्वायरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच मैनर। जो मोस्ट ऑफ द स्टैटिकल इंक्वायरीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज होती हैं, जैसे हम करें स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है हमारा, या फिर हमारी जो टाइम एनालिसिस होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे एनालिसिस होते हैं स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग, इंक्वायरी के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ होने वाला जो मेथड है वो कोटा सैम्पलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। अब यहाँ पर भी बायसनेस हो सकती है। बायसनेस क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग है। जजमेंट सैम्पलिंग है, उसका पार्ट है, जब जजमेंट करेगा एक इन्वेस्टिगेटर जब जजमेंट करेगा तो वो उस वक्त में क्या कर सकता है, बायसनेस कर सकता है। बायसनेस मीन्स वो कुछ पक्षपात कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो उसे अच्छी चीज़ें लगेंगी वो क्या है, उसके अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। फिर कहते हैं ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एरर। व्हाट इज सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर की इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सैम्पलिंग एरर पे होगी। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, दो तरीके के एरर्स होते हैं, तो इसको आई सजेस्टेड यू कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए। बस इतना यहाँ पर इतना समझ लो कि कुछ सैम्पलिंग एरर की पॉसिबिलिटी होती है इन द कोटा सैम्पलिंग। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट, क्या कहता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? कन्वीनियंस का मतलब होता है सुटेबिलिटी, वो कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर उसे सुविधा मिल रही है। सुविधा मतलब कि कहाँ पर वो ईजिली सब कुछ काम कर सकता है, जहाँ पर वो ईजिली सब कुछ कर सकता है, कन्वीनियंट है, ईजी है उसे सब कुछ करने के लिए, तो वहाँ पर सैम्पलिंग की जाती है। किस तरीके से की जाएगी? जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी हमारा इन्वेस्टिगेटर है, जब उसे जो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाएगी उसे वो एज अ सैम्पल गेन कर लेगा। जैसे हम कहें कि उसे सैंपल एक तो यहाँ से लेना था, इन्वेस्टिगेटर यहाँ है, ठीक है, उसे एक सैंपल यहाँ से लेना था, एक सैंपल यहाँ से लेना था, एक सैंपल यहाँ से और एक यहाँ से, उसने टोटल 2 सैंपल चाहिए थे। वो कह रहा है कि मैं इतनी दूर सैंपल लेने क्यों जाऊँ या इतनी दूर सैंपल लेने क्यों जाऊँ, मेरे जो सबसे पास वाली जो चीज़ें हैं मैं वहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर यही कहना चाहता है कि जहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टिगेटर होता है उसको सुटेबल होता है, जहाँ से वो ईजिली अवेलेबल कर सकता है सारी जो भी उसे इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से वो कर लेगा। और जो जहाँ उसके लिए जाना इजी नहीं है या फिर बहुत ही मुश्किल है, या हम ये कह सकते हैं जहाँ पर इम्पॉसिबल है उस पर्सन के लिए जाना, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कन्वीनियंस सैम्पलिंग की जाती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब कि जो एक इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपने पास के जो भी सैंपल्स हैं उसको कलेक्ट कर लेता है, और जो दूर के हैं जहाँ पर उसके लिए जाना मुश्किल है या पॉसिबल नहीं है, तो वो जो सैंपल्स होता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है और इन्हें क्या है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट मेरिट की बात करें तो मेरिट में सबसे फर्स्ट कहता है कि ये जो मेथड है वो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, जो भी उसे ईजिली चीज़ लगती है, जो ईजिली अवेलेबल होती है, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद कहता है कि लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव क्यों है? कि उसे दूर नहीं जाना पड़ा, ठीक है, उसे दूर नहीं जाना पड़ा, जो उसे फालतू खर्चे, टाइम वेस्ट, उसका एफर्ट्स वेस्ट एंड हमारी मनी वेस्ट है वो दूर जाएगा, तो किसी वे से जाएगा, उसके पैसे भी लगेंगे, तो इस तरीके से वो इसको क्या है, रिजेक्ट कर लेता है। और यहाँ जो उसके पास हैं चीज़ें उन्हें क्या है, एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये तो थी इसकी मेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या कहता है? डीमेरिट्स कहता है कि ये अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक मतलब हमें देखो जो हमारे सैंपल्स हैं वो क्या पता जो ये वाला सैंपल्स था वो ज़्यादा रिलायबल होता या ये वाला सैंपल ज़्यादा रिलायबल होता, तो उसने क्या किया, अपने पास वाली ले ली और दूर वालों को छोड़ दिया, तो ये अनसाइंटिफिक है। साइंटिफिक तब होता जब वो हर एक जो सैंपल है, हर एक जो पॉपुलेशन की जितनी भी यूनिट है उनको वो इक्वल चांस देता अपने सैंपल को बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा किया ही नहीं, तो ये अनसाइंटिफिक है और अनएक्यूरेट है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेटली हम उस पर रिलायबल नहीं कर सकते तो अनरिलायबल है, ठीक है। तो एक्यूरेट भी नहीं है, रिलायबल भी नहीं है और अनसाइंटिफिक है, तो ये इसकी डिमेरिट्स बनती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि जो इसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट डिपेंड करता है ऑन इनोमिनेटर। इनोमिनेटर क्या होता है? इनोमिनेटर एक तरह से इन्वेस्टिगेटर ही होता है, आप इन्वेस्टिगेटर समझ लो कि क्या कहता है कि रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पे। इन्वेस्टिगेटर पे किस तरीके से डिपेंड करता है? क्योंकि यहाँ पर देखो एक इन्वेस्टिगेटर खड़ा था, अब इसने क्या किया, मैं ये लूँ या ये लूँ, अब इसने ये दो ले लिए, इन दोनों को छोड़ दिया। अगर वो क्या कहता है कि चल मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कैसे क्या होता है, यहाँ पर रिजल्ट है वो उस पर डिपेंड किया कि उसने ये डाटा लिया या ये डाटा लिया, तो कंक्लूजन जो है वो डिपेंड करता है इनोमिनेटर की कन्वीनियंस के ऊपर कि वो कहाँ पर जाएगा और कहाँ से नहीं लाएगा जो डाटा है। और जो मेथड है वो कहाँ पर एप्रोप्रिएट है, कहाँ पर वो सही है, जहाँ पर हमारे जो यूनिवर्स होती है और जो पॉपुलेशन होता है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड है वो वहाँ सही है, वहाँ पर सुटेबल है जहाँ पर जो यूनिवर्स और पॉपुलेशन होता है वो नॉट क्लियरली डिफाइंड, मतलब कि वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, वो हमें नहीं पता कि क्या डाटा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ यूनिट है वो भी क्या है, हमें अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल लिस्ट ऑफ यूनिट्स, जहाँ से हमें क्या है, सैंपल सेलेक्ट करने हैं। तो सैंपल हमें जब पूरी लिस्ट ही नहीं पता, हमें पूरी पॉपुलेशन ही नहीं पता, इतनी पॉपुलेशन है, जिसमें से क्या कहता है कि अगर एक पर्सन को पूरी इतनी हाफ पॉपुलेशन नहीं पता तो हाफ पॉपुलेशन से वो रिजल्ट्स भी नहीं निकाल सकता, इसको एज अ सैंपल नहीं ले सकता, तो वो क्या करेगा, इसको ले लेगा। तो ये भी एक कन्वीनियंट सैम्पलिंग का पार्ट है, ठीक है। दो तरीके से, एक तो जहाँ वो पहुँच सकता है, जहाँ वो ईजिली अवेलेबल हो सकता है वहाँ से वो ले ले। नेक्स्ट, जो चीज़ उसे पता ही नहीं है तो वहाँ से वो नहीं ले सकता, तो कहाँ से लेगा, जो चीज़ उसे पता है, जो इसके कन्वीनियंस में होगी तो वो चीज़ वहाँ से ले लेगा। नेक्स्ट कहता है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वो सैम्पलिंग है जिसमें हम 90% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर कर लेते हैं एज अ सैंपल, कवर एज सैंपल,
ठीक है। अब देखो जब हमने क्या किया 90% ऑफ द सैंपल ले ही लिया तो यहाँ पर जो है वो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। रिलायबिलिटी कैसे बढ़ गई कि हमने बहुत कम आइटम्स ऐसी हैं जो छोड़ी हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई, ठीक है। एरर के चांस कम हो गए, लेस द चांस ऑफ एरर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सटेंसिव सैम्पलिंग है वो यही कहना चाहता है कि जो हमने क्या किया है, हमने पॉपुलेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया है, तो इसकी वजह से हमारी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी बढ़ गई है और जो एरर की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, चांस है, वो कम हो गया है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर 90% ही होगा, यहाँ पर 95% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, 92% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, मतलब 82 99 के आसपास का कुछ भी हो सकता है। अगर 100% ही ले लिया तो वो तो पूरी पॉपुलेशन ही ले ली, तो वो सेंसस मेथड में आएगा, वो सैम्पलिंग मेथड में नहीं आएगा। सेंसस मेथड क्या होता है वो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था। तो यहाँ पर देखो हमें 80 to 99, अगर हम देखो क्लोज टू द पॉपुलेशन या फिर एज बिग एज द पॉपुलेशन, जितनी बिग हमारी पॉपुलेशन है, जैसे हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हम इसमें से इतना ले लेते हैं तो लगभग आसपास हो गया, या फिर हम इससे थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं तो ये भी पॉपुलेशन के आसपास का हो गया। तो यही कहते हैं कि जब हम एज बिग एज पॉपुलेशन जितना या फिर बड़ा ही लेते हैं, एज सिमिलर टू पॉपुलेशन ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमारी एक्सटेंसिव सैम्पलिंग होती है। ये इसका मेरिट है, ये डीमेरिट है। ओके, तो आज हमने क्या किया, हमने 4 मेथड्स किए। कौन कौन से मेथड किए? हमने किया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के जजमेंट सैम्पलिंग, जिसमें जजमेंट के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। उसके बाद कोटा सैम्पलिंग, कोटा फिक्स किया जाता है और नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं उस कोटा में वो फिल किए जाते हैं बाय द इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जो एक इन्वेस्टिगेटर को सही लगेगा उस अकॉर्डिंग वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेगा। एंड द लास्ट इज एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो डाटा है, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है एज अ सैम्पल। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसकी ये वाली फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।